राहुल गांधी की राजनीति में ना तो समझ है ना इच्छा है। इसको चलाने के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो जो लोग ब्रेन डेड है वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। राहुल गांधी जी को बहुत परेशानी है, इसी को न्यू इंडिया कहते हैं। तो पुलिस आपको डिटेन कर रही है क्या? तो आप लोग गिरफ्तारी देंगे क्या? भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पे दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई देश सवाल खड़ा नहीं कर सकता। ये 3 बेसिक प्रीमाइज है हमारे। हमने पाकिस्तान मिलिट्री पर अटैक नहीं किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। राहुल गांधी से मुलाकात करते थे, गांधी परिवार से मुलाकात करते थे और मुलाकात के दरमियान किस तरह की बातें, किस तरह के सलाह देते थे आप? अपने आप को कंपेयर करता है। अमेरिका इकोनॉमी 1.5-2% पे ग्रो कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5-7% पे है। अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 140 करोड़ का देश है जहां पर इससे बड़ा बाजार दुनिया में और कहीं नहीं है। ट्रंप अच्छा दोस्त नहीं साबित हुआ। आप राहुल गांधी से तो इनफॉर्मल भी मीटिंग करते होंगे, कभी पूजा पाठ करते हुए राहुल गांधी दिखे थे? मैंने राहुल गांधी को पूजा पाठ करते देखा। आपने जैसे ये ब्रांडेड की बात कही, ये बताइए इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? ज़्यादा ना तो डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ब्रेन डेड नहीं मानता और आपके सारे श्रोता ब्रेन डेड नहीं। एआई से पूछ लेना गौरव वल्लभ ने किसके लिए बोला, एआई नाम दे देगा। नमस्कार। कहते हैं कुछ लोगों का सफ़र शुरू जो होता है वो सीधा ना होकर कई मोड़ लेते हुए शुरू होता है। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका भी सफ़र, राजनीतिक सफ़र जो शुरू हुआ है उसमें कई मोड़ आए। कभी वो विपक्ष की आवाज़ थे तो अब सत्ता पक्ष में थिंक टैंक के रूप में सामने हैं। हमारे साथ गौरव वल्लभ हैं। गौरव वल्लभ प्रोफेसर भी हैं और साथ में अब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। गौरव जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। गौरव जी, ये सफ़र सीधा शुरू करना था तो कहाँ पीछे इधर से उधर से, कभी विपक्ष कभी सत्ता पक्ष, जाना किधर है? मुझे लगता है हम सब लोगों को अपनी नियति में विश्वास रखना चाहिए। हर व्यक्ति की नियति होती है, कोई कहीं रास्ते से कोई कहीं रास्ते से, पर एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर दिमाग में था पहले दिन से। जिस दिन से ये सफ़र शुरू किया या जिस दिन से इस सफ़र की शुरुआत करने की का चेष्टा की, उस दिन एक नियति ज़रूर थी कि राष्ट्र निर्माण में कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना है। क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल आदमी हूँ, हमेशा प्रोफेशनल लोगों के साथ ही काम किया जीवन भर। जब भी प्रोफेशनल लोगों से मिलते थे तो जब भी चाय पीते थे या शाम को भोजन कर रहे हैं, सुबह लंच कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों की एक बड़ी गलत आदत थी और मैं उन पे बहुत नाराज़ होता था और उनसे युद्ध करता था कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, अगर आपको इतने ही आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप खुद आओ मैदान में और अपने आइडियाज़ देश के सामने रखो। देश तो बाहें फैला के खड़ा हुआ है। अच्छे आइडियाज़ के लिए, अच्छे व्यक्तियों के लिए देश बाहें फैला कर खड़ा हुआ है। परिवारों को उजाड़ कर, ख़त्म करके, परिवारों की राजनीति ख़त्म करके देश ने अच्छे आइडियाज़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले से लगा लिया। तो वैसे ही देश खड़ा हुआ है, देश का युवा खड़ा हुआ है, देश के लोग खड़े हुए हैं। आप देश के आगे बढ़ने की बात रखो उनके सामने, वो बाहें फैला के, जो शाहरुख खान की तरह देशवासी खड़े हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो हैं वो अब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के परिषद के सदस्य भी हैं। गौरव जी ने प्रधानमंत्री को अभी तक क्या क्या सलाह दी है? देखिए, ये तो बात, इस पे ज़्यादा बात कैमरा पे हम ना तो मैं करना चाहूँगा ना मेरे लिए उचित है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से जो सलाह होती है या जो बात होती है, ये पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितना मेरा दिमाग है और जितनी मेरी योग्यता है, उस पूरे दिमाग और योग्यता को मैंने प्रधानमंत्री जी की जो एक बड़ा ध्येय है 2047 के विकसित भारत का, उसमें मैं समर्पित प्रतिदिन करने की चेष्टा करता हूं और करने का प्रयास करता हूं और मुझे संतुष्टि है कि जितनी मेरी योग्यता है उतना मैंने प्रयास करा। आपने कहा है कि 2047 का जो परिकल्पना है भारत के लिए, उस परिकल्पना में क्या ये ट्रंप ने जो बयान दिया है, ट्रंप अमेरिका ने जिस तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है, वो उसको डिरेल कर सकता है?
या फिर क्या कुछ उस पर असर पड़ेगा? भारत की अर्थव्यवस्था भारत के 140 करोड़ लोग चलाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं है। और दूसरी बात, मैं तो डाटा के साथ बात करने के लिए बहुत फेमस हूँ। भारत जितना अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है वो मात्र भारत का 2% ऑफ जीडीपी है। What India exports to United States is only 2% of its GDP. और उसमें से जो 1.8% ऑफ जीडीपी के गुड्स हैं, अभी तक उन गुड्स को स्पेशल अरेंजमेंट के तहत स्पेशल रेट्स में आते थे, मतलब वो जनरल टैरिफ रेट्स में नहीं आते थे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसे उसके लिए स्पेशल टैरिफ था, स्पेशल रेट्स थी, वो जनरल टैरिफ में नहीं थी। अब आगे क्या होगा नोबडी नोज़। जैसे मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, अगर हम माने तो जेनरिक दवाइयाँ, वो जनरल रेट में नहीं थी, उसके लिए स्पेशल रेट्स थी। तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मैं आज भी, आप प्रकृति से मानेंगे मुझे, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के हितों का ध्यान में रखते हुए, भारत के हितों का ध्यान में रखते हुए, भारत की सरकार के साथ एक म्यूचुअली विन विन सिचुएशन अराइव करेंगे। क्योंकि भारत ने जिस तरह से, प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात यूएस प्रेसिडेंट के सामने रखी, और मैं कहूँगा 3 प्रीमाइज है उस बात के। नंबर 1 कि हम दोहरे मापदंडों के साथ काम नहीं करेंगे। आप रूस से यूरेनियम खरीदो, यूएस रूस से प्लेडियम खरीदे, यूएस रूस से फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स खरीदे तो ओके, हम क्रूड ऑयल खरीदे तो उस पे सवाल। तो डबल स्टैंडर्ड्स पे बात नहीं होगी। ये हमारी देश की, जो यूएस का जो हमारा ट्रेड का इशू चल रहा है, उसका पहला प्रीमाइज ही है। दूसरा प्रीमाइज प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया, किसानों, पशुपालकों और जो मछुआरे हैं उनका हित सर्वोपरि है, टॉप लेवल पे, उसमें कोई आयोटा ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया जा सकता। और तीसरी और अंतिम प्रीमाइज ये है कि भारत के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता पे दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई देश सवाल खड़ा नहीं कर सकता। ये 3 बेसिक प्रीमाइज हैं हमारे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं एक के बाद एक, क्या आपको लगता है कि राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके के इतनी हल्की बातें खुद करनी चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से सधी हुई प्रतिक्रिया? भारत ने अपनी प्रतिक्रिया जिस सदैवे अंदाज में दी है, दुनिया के सारे देश दंग रह गए ये प्रतिक्रिया देख के। जब प्रधानमंत्री ने कहा इन चीज़ों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये भारत का एक उभरता हुआ चेहरा है। और जिस शब्द से राहुल गांधी जी को बहुत परेशानी है, इसी को न्यू इंडिया कहते हैं। यही नया भारत है जो डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी बात उसी अंदाज में सदैवे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से, मजाकिया नहीं। और भारत का ये इतिहास नहीं है, भारत की सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, कि वो अपना एक स्टेटमेंट दे और 2 दिन बाद वापस ले ले। डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी क्यों करूं? तो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ का प्रपोज किया है, उससे उसी के देश को नुकसान है, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। लॉन्ग टर्म में भारत को कोई नुकसान नहीं, फुल स्टॉप। शॉर्ट टर्म में अगर डोनाल्ड ट्रंप इस 50% टैरिफ रेट को रिवाइज नहीं करते हैं, तो शॉर्ट टर्म में कुछ सेक्टर्स में, और वो सेक्टर्स भी 2-3 ही होंगे, कुछ प्रभाव पड़ेगा। मैं ये भी कह रहा हूँ। आपने जैसे कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से भारत की इकोनॉमी को लेकर कहा, वैसी ही बात यहाँ के विपक्ष के नेता विपक्ष कह रहे हैं। क्या भारत की इकोनॉमी डेड है? देखिए, मनुष्य के पास 2 बहुत महत्वपूर्ण अंग है, एक तो है ब्रेन और एक है टंग। इसको चलाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इसको चलाने के लिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ब्रेन डेड है
वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो मानसिक रूप से डेड है, दे आर ब्रेन डेड। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्यों आंकड़ों से बात करूँगा। परसों या 3 दिन पहले रिजर्व बैंक ने अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के रिव्यू का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें कहा कि FY26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 6.5% पे स्टैंड करती है। उसने कहा कि भारत का जो मुद्रास्फीति की दर है 3.7 से 3.1% होगी, आने वाले समय में लेस देन 3% भी हो सकती है। दुनिया में एक भी मुझे बड़ी इकोनॉमी बताओ, मैं चुनौती देता हूं, आपका जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आपके जी न्यूज़ के चैनल्स पे जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, एक देश बताओ दुनिया के पहले 50 देशों में जो 6.5% से तो ग्रो करने का फोरकास्ट है और जहां पर इन्फ्लेशन 3% है। इंडिया इज़ द ब्राइटनिंग स्टार इन द ग्लोबल इकोनॉमी। भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जो 6.5-7% से ग्रो करने के फोरकास्ट है और जहां पे मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर 3% से ज़्यादा है। अब 7%, 6.5% की GDP ग्रोथ को, 3% इन्फ्लेशन को कोई व्यक्ति डेड बोलता है, भले वो दिल्ली में भी कई डोनाल्ड ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव घूम रहे हैं यहाँ पर, वो भी ब्रेन डेड है सब, उनको पता ही नहीं GDP क्या होती है। मैं किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय इकोनॉमी को अगर कोई डेड कहता है, ही इज ए ब्रेन डेड। जो व्यक्ति को भारत की वाइब्रेशन को डेड दिखती है, दुनिया के सबसे युवा देश को कोई डेड बोलता है, वो ब्रेन डेड है। जिस देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा UPI ट्रांजैक्शन होते हैं, डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उसको डेड बोलता है, वो ब्रेन डेड है। जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग बूम कर रही है, PLI स्कीम्स के तहत दुनिया भर के मोबाइल फ़ोन देश में बन रहे हैं, वो अगर वो उस भारत की इकोनॉमी को डेड बोलता है तो वो ब्रेन डेड है। दुनिया का फार्मा, भारत 20% ऑफ ग्लोबल फार्मा का प्रोडक्शन भारत में होता है, उसको अगर भारत की इकोनॉमी डेड लगती है तो वो ब्रेन डेड है। दुनिया जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत के इंजीनियर्स और भारत के मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स चला रहे हैं, जो इसी देश में पढ़ के दुनिया में जाते हैं, भले वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी हो। अगर उनको लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है तो वो ब्रेन डेड है। मैं ब्रेन डेड लोगों के बारे में ज़्यादा ना तो डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को ब्रेन डेड नहीं मानता और आपके सारे श्रोता ब्रेन डेड नहीं। आपने जैसे ये ब्रेन डेड की बात कही, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था को कह रहे थे कि डेड है, लेकिन अब ये बताइए इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या विपक्ष की बात करें, विपक्ष की बात बाद में करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप इतने भारत से चिढ़े हुए क्यों हैं? चिढ़े हुए नहीं है, आप उनको समझिए। उनका भारत के साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नेगेटिव में, मतलब अमेरिका भारत से ज़्यादा गुड्स खरीदता है और भारत को कम गुड्स देता है, तो उनका CAD में प्रॉब्लम है। दूसरा, कोई भी देश जो जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था बूम कर रही है, कोई भी देश वो ये अपने आप को कंपेयर करता है, अमेरिका इकोनॉमी 1.5-2% पे ग्रो कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5-7% पे है। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि उनका एक नेचुरल तरीका होगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये उनका जो थॉट प्रोसेस ऐसा ही होगा। पर मैं आपको ये बोलूँ संतोष जी, हमारे को ऊपर लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में कुछ सेक्टर्स में कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर यही टैरिफ रहा। पर मुझे उम्मीद है कि जैसा डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं दूसरे देशों के साथ, वो एक विन विन सिचुएशन, एक ट्रीटी की और अग्रसर होंगे, क्योंकि भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, पर रूस हमारा भाई है। आप समझ गए? इसके आगे फुल स्टॉप। तो ऐसा क्या वो टेबल पर लाने के लिए ये टैरिफ की पॉलिसी है, टैरिफ वॉर चल रहा है, या फिर अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि 140 करोड़ का देश है जहां पर कि बाजार, इससे बड़ा बाजार दुनिया में और कहीं नहीं है? देखिए, अमेरिका को क्या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, ये मैं नहीं टिप्पणी कर सकता, को मुझे नहीं पता है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था, जिसमें अमेरिकन अर्थव्यवस्था भी है, वो भारत को इग्नोर करके ग्रो नहीं कर सकती। दुनिया, मैं अमेरिका के अकेले की बात नहीं कर रहा,
ये द यंगेस्ट पीपल, यंगेस्ट पॉपुलेशन, टेक्नोक्रेट्स हमारे यहाँ से है। नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइलिंग जो हो रही है हमारे देश की ग्रो कर रही है। दुनिया में जो QS रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें हमारे विश्वविद्यालय निरंतर रूप से प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप हमको इग्नोर करके कैन यू डू ए ग्लोबल बिजनेस? नाइदर यू हैव माइंड नॉर यू हैव पीपल टू कंज्यूम इट। दुनिया, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, इसमें दुनिया का कोई भी देश मान लीजिए, तो इंडियन इकोनॉमी का जो फंडामेंटल है वो कंजम्पशन ड्रिवन है। और पिछले 11 साल में जिस तरह से लास्ट माइल का हाथ पकड़ा गया, भले वो मुद्रा खाते 65 करोड़ मुद्रा खाते खुल गए, भले वो मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसकी मजाकें उड़ाई गई लोगों के द्वारा, पर आज ये सारी स्कीम्स धरातल पे जिस तरह से छोटे छोटे शहरों पे, गांवों में युवा उद्यमी बन रहे हैं, एंटरप्रीनियरशिप फ्लरिश हो रही है, सोशल एंटरप्रीनियरशिप फ्लरिश हो रही है। पिछले 2014 से लेके 24 के बीच लगभग 16 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है। भारत की जो ऑफिशियल नंबर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% पर खड़ी हुई है। अच्छा, आप तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। दुनिया के कई देशों ने देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो टैरिफ वॉर शुरू किया गया, तो दूसरे देशों ने रेसिप्रोकेट करते हुए उससे ज़्यादा ही, चाहे चाइना की बात कर लें या फिर किसी और देश की बात कर लें, ब्राज़ील की कर लें, तो इन लोगों ने उस पर भी टैरिफ इम्पोज किया। इंडिया ने ऐसा नहीं किया। देखिए, इंडिया एक सीजन्ड डेमोक्रेसी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ और उस एग्जाम्पल को आप समझिएगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, टारगेटेड अटैक ऑन टेररिज्म। हमने पाकिस्तान मिलिट्री पर अटैक नहीं किया। जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उस पर अटैक करके उनको ख़त्म कर दिया, बिकॉज वी आर ए सीजन डेमोक्रेसी। उसका नतीजा क्या हुआ ये लोग आज नहीं समझ रहे, पर मैं आपको आज बताता हूँ। उसका नतीजा ये हुआ, दुनिया में कहीं आयरन डोम है तो भारत में 1000 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन भारत पे अटैक किया गया, पर एक ड्रोन भी भारत माता की धरती पर नहीं आ पाया। इसको कहते हैं आयरन डोम। जैसलमेर, बाड़मेर, सिरसा, हरियाणा का इलाका, पंजाब का सीमावर्ती इलाका, एक ड्रोन भी, एक भी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान क्या है, कौन उसके पीछे खड़े थे आपको पता है? एक भी टर्किश मिसाइल या ड्रोन भारत में नहीं आया, भारत माता की धरती पर नहीं आया। इससे क्या फर्क पड़ा आपको पता है? भारत जो कि डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन में दुनिया में पहले 10 देशों में नहीं था, आज भारत के जो डिफेंस प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ऑर्डर बुक लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की हो गई। ये छोटी छोटी बातों का फर्क पड़ता है। हमने प्रूव किया कि मॉडर्न वारफेयर में हमसे ज़्यादा मैच्योर्ड और हमसे ज़्यादा सीजन डेमोक्रेसी कोई नहीं है। आज नतीजा ये है कि दुनिया के देश भारत के साथ म्यूचुअली डेवलप करना चाहते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, तो हम हैफहज़ार्ड डेमोक्रेसी नहीं है। व्हाट यू वांट टू शो? सवाल ये है कि अमेरिका ने जब टैरिफ लगाया तो दूसरे देशों ने भी उसको पलट के टैरिफ लगा दिया। भारत ने ऐसा नहीं किया। आप देखिए, भारत को भी करना चाहिए था ताकि टेबल पर बराबरी की बात हो सके। भारत ने इससे ज्यादा बराबरी क्या, भारत ने अपनी बात जिस स्पष्टता से और जिस फर्मनेस से करी है, दुनिया के किसी देश ने नहीं करी। कि हम किसानों के हितों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सुन लो कान खोल के जिसको सुनना है। हमने फर्मनेस ने कहा कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा देश में। फर्मनेस में हमने कहा डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। दुनिया की कोई अर्थव्यवस्था बोल सकती है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और इसी को न्यू इंडिया कहते हैं। अपने प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप। क्या हुआ, दोस्त ना रहा? देखिए, वो अभी राष्ट्रपति भी है अमेरिका के, उनके क्या कंपल्शंस है वो नहीं रहे। और इतना जल्दी, मैं आपको कह रहा हूँ, इतना जल्दी चीज़ों को कंक्लूड करना भी गलत है। आप रुकिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। पूरी दुनिया में आर्थिक राष्ट्रवाद और एक और चीज़ हो रही है, डी ग्लोबलाइजेशन।
जो 1991 में हमारे देश में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, पूरी दुनिया में अब उसका उल्टा हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन। और पूरे दुनिया में के जो देश हैं वहाँ पे व्यापार और डिप्लोमेसी रिकैलिब्रेट हो रही है। ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, अमेरिका में भी हो रहा है, चीन में भी हो रहा है, ताइवान में भी हो रहा है, टर्की में भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, फ्रांस में भी हो रहा है, रिकैलिब्रेशन हो रहा है। तो इसलिए इतना जल्दी ये कंक्लूड करना कि हमने नहीं लगाया, हमने ये नहीं किया, मैं आपको पुनः याद दिलाता हूँ, हम ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी 10-12 दिन का समय लिया था। हमारा देश, ट्रम्प, जब आरबीआई ने 3-4 दिन पहले जब 6.5% की ग्रोथ की बात करी, तब ट्रम्प साहब ने पहले 25% टैरिफ लगा दी थी। उसके बावजूद भी हमारी ग्रोथ रेट की कांस्टेंट रहने की बात रिजर्व बैंक ने कंफर्म करी। आईएमएफ ने हमारी ग्रोथ के फोरकास्ट को 6.3 से 6.4% किया। इसका मतलब क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था रोबस्ट है, रेजिलिएंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, और भारत की जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को दुनिया का कोई देश रोक नहीं सकता। इकोनॉमिस्ट के साथ साथ अब पॉलिटिक्स में भी आपने लोकल पॉलिटिक्स भी देखी, आपने अब विपक्ष की भी आवाज़ थे, अब सत्ता पक्ष की भी अब थिंक टैंक में भी है। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? वो सिर्फ चुनाव से पहले असेंबल होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के लिए 2-4 मुद्दे इधर उधर से इकट्ठे करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत गए तो ठीक है, हार गए तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ी कर दी। ये उनका मोडस ऑपरेंडी है। जीत गए तो मेरा, हार गए तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार, क्योंकि उनके पास कोई कार्यकर्ता नाम का कोई व्यक्ति बचा ही नहीं। और क्यों नहीं बचा, इसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी आज जो लोग चला रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं कि कार्यकर्ता क्या होता है और कार्यकर्ता की क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है। कौन कांग्रेस पार्टी में निर्णय कर रहे हैं? राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल, जयराम। अब जयराम ने अपने जीवन में कक्षा के मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं, वो क्या निर्णय करेगा? अरे मॉनिटर का चुनाव जो नहीं लड़े, वो एक पार्टी का निर्णय कर रहा है, तो क्या निर्णय करेगा? दूसरा व्यक्ति वेणुगोपाल, वो कांग्रेस में आज की तारीख में गांधी परिवार के बाद सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल व्यक्ति है। वो उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र का नाम बता दे तो मैं, आप कहो जो करने को तैयार हूँ, आप कहो जो करने को तैयार हूँ। अगर वो 10 सेकंड के अंदर उत्तर प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्र बता दे, उसको हिंदी ना समझ में आती है, इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो सिर्फ अपने मलयालम भाषा समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, वो क्या समझेंगे? उनका क्या ओवरव्यू है? और निर्णय का आधार अगर मैंने अभी बता दिया उनका, फिर कभी बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, पर चुनाव में या पार्टी में पदाधिकारियों को निर्णय का आधार बता दिया तो वो इतने शर्मिंदा हो जाएंगे कि उनको अपने समस्त पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है वो आधार, और मैं ऑन कैमरा दिखा सकता हूँ कि ये प्रूफ है मेरे पास। तीसरे व्यक्ति कौन है? गांधी परिवार, जिसमें राहुल गांधी प्रमुख है। राहुल गांधी की राजनीति में ना तो समझ है ना इच्छा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अब इतनी बार लगातार वो सांसद रह रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह लिए। देखिए, सांसद तो उनके परिवार से देश को 3 प्रधानमंत्री मिले हैं, आपके परिवार से भी मिलते तो 4-5 बार आप भी सांसद हो जाते हैं। इसमें कोई सांसद का बड़ा बात नहीं है, क्योंकि 3 प्रधानमंत्री उनके परिवार से आए हैं, और लगभग हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद आधे से ज़्यादा समय उनके परिवार के लोगों ने भारत का प्रधानमंत्री पद को संभाला, आधे से ज़्यादा। तो सांसद बन गए, पर उनकी ना तो राजनीतिक समझ है ना इच्छा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपसे मिलेंगे, आपने सवाल पूछा, कोई उनसे आप ओबीसी हो, आपका एडिटर कौन सी जाति का है? नहीं, तू बता तेरा एडिटर कौन है, तू कौन से चैनल से आया, ये चैनल तो बिकाऊ है, आपको वहाँ लेवल। आप कहीं और मिल गए, उनकी अगले दिन मिल गए तो वो भगवान राम के लिए कुछ या हिंदू धर्म के लिए कोई अपशब्द कर दे। राहुल गांधी पे आगे चलेंगे, लेकिन अभी हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को की जानकारी के लिए,
गौरव वल्लभ अर्थशास्त्री नहीं, इन्होंने चुनाव लड़ा, एक नहीं दो चुनाव भी लड़े। आपके सब दर्शक जानते हैं ये और बात। इनके पास जो अनुभव है, उस अनुभव से ये बताइए, आपने कांग्रेस की बात की, अब बीजेपी की बात करते हैं कि बीजेपी में जो जमीन का कार्यकर्ता है वो सत्ता के सबसे सिंहासन टॉप पे बैठा है। उसका डायरेक्ट मैसेजिंग का सिस्टम है। अगर जो बूथ लेवल का वर्कर है, जो उसके अनुभव है, वो अगर चाहे और वो अपना अनुभव देश के प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचाना चाहे, तो उसका पूरा प्रोसेस स्ट्रक्चर है। इसको समझने में गौरव वल्लभ को इतना वक्त क्यों लग गया कि विपक्ष से इधर आने में? देखिए, मैं आपको फिर कहता हूँ, मैं राजनीति में कुछ पद पाने के लिए, मैं तो इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट प्रोफेसर बना, 32 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया, फुल प्रोफेसर, और छोटे इंस्टीट्यूट में नहीं, टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री में, और अच्छा खासा मेरा फाइनेंस सेक्टर में नाम है। तो मैं, आप ये समझिए कि मैं ये पाने के लिए और ये पाने के लिए नहीं, मेरी इच्छा थी मैं देश के निर्माण में, देश को आगे ले जाने में, देश को विकसित बनाने में मेरा जो गिलहरी वाला योगदान है वो मैं देना चाहता हूँ। और अगर 140 करोड़ गिलहरियाँ दे देगी तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ये मेरा मंतव्य है। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं योगदान दे रहा हूँ, देश का हर व्यक्ति वैसा ही योगदान देता है। मैं ये भी नहीं कह रहा मेरा योगदान ज़्यादा है उनका कम है, या उनका ज़्यादा है मेरा कम है। हम सब हमारी बुद्धि और हमारे विवेक से बेस्ट योगदान देते हैं। तो मैंने कांग्रेस पार्टी में जो समय बिताया वो ये मान के बिताया कि मैं देश के निर्माण में, इस प्लेटफॉर्म से देश निर्माण में आगे बढ़ सकूं। पर जो व्यक्ति भगवान राम में जिसका विश्वास नहीं है, जिसका सनातनी परंपराओं में विश्वास नहीं है, जिसका लोगों की भावनाओं में विश्वास नहीं है, जिसका कार्यकर्ताओं के दर्द में विश्वास नहीं है, वो व्यक्ति क्या पॉलिटिकल पार्टी, जिसका भारत माँ की भूमि से में विश्वास नहीं है, जो कभी बोलता है 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन ले गया, अगले दिन बोल देगा 3000 स्क्वायर किलोमीटर, अगले दिन बोल देगा 4000 स्क्वायर किलोमीटर। आप देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हो, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, और वो सुविधाएं मिलती है, गाड़ी घोड़े पिए, सिक्योरिटी, देश खर्च कर रहा है आपके ऊपर हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए, और आप देश के विरोध में बात करते हो। जब देश की सेना डोकलाम में चीन के सामने खड़ी हुई, आप चीनी एम्बेसडर से रात को पीछे जाके, पिछले दरवाजे से जाके चाउमीन खा के आ जाते हो। अच्छा, ये तो आपने अब की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब आप कांग्रेस में थे, आपकी पहुंच गांधी परिवार से बहुत ही आसान थी। आप किस तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात करते थे, गांधी परिवार से मुलाकात करते थे, और मुलाकात के दरमियान किस तरह की बातें, किस तरह के सलाह देते थे आप? देखिए, राहुल गांधी जी या और जो लोग हैं, मैं सलाह देता था और हर तरह की मैं अपनी बात कहता था, पर मेरी सलाहों पे, मेरी बात पे उनका कभी एक्शन में ओरिएंटेड नहीं हुए। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि मेरी सलाह के बाद वही बात राहुल गांधी जयराम और वेणुगोपाल से पूछते थे। अब इनको क्या पता, दोनों को ना तो चुनाव लड़ना, ना उनका भविष्य है, ना उनको भारत माँ से या भारत की भूमि से कोई लेना देना। वो तो एंजॉय करते हैं। इनका मैं दिनचर्या बताता हूँ। एक इसमें है, क्या नाम, जयराम का, उसकी दिनचर्या क्या है। सुबह उठे, लुटियंस में आपको बंगलो मिला हुआ, आप 5वीं 6ठी बार के सांसद हो, मॉनिटर चुनाव नहीं लड़ा पर 5वीं बार सांसद बन गए। कर्नाटक के रहने वाले, कर्नाटक की 10 असेंबली सेक्टर्स का नाम नहीं बता सकते। कर्नाटक के 10 एमएलएस का नाम बता दे तो चुनौती देता हूं। 10 एमएलएस का जो उनको वोट देते हैं, जिनके कारण वो यहाँ पे बंगलों में बैठे हैं। सुबह उठे, सुबह उठ के आज मोदी जी को कौन सी गाली देवे, ये से आज ये करेंगे, उसके ऊपर कुछ लिख दिया।
दो तीन जो चार जो प्रेस के उनके मित्र हैं उनको फ़ोन करके बोला प्लीज़ पुश दिस, मतलब इसको आगे बढ़ाओ। 5-6 है उनके मित्र, उनमें से 4 पुश करेंगे, उसमें कहेगा कोई एटॉम बम बाय कांग्रेस और न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम और भूकंप आ जाएगा और सुनामी आ जाएगी, ऐसी भाषा लिख के उसको आगे। फिर दिन हो गया, दिन में वो ये लोग ऐसे लोग हैं, दिन में जो आप और मैं तो खाते हैं दाल भात, पर वहाँ पे 5 कोर्स 3 कोर्स 2 कोर्स मील होगी, खाना खाया, सो के ये तो आम भारतीय को थोड़ा समझ में नहीं आया। 5 कोर्स, हाँ, उसमें जैसे आपके यहाँ अभी जैसे मैं आपके कार्यक्रम में आने से पहले भोजन करके आया, तो भोजन में मेरे चावल बना, दाल बना और सूखे आलू की सब्जी थी, तीनों को मैंने मिक्स किया। तो यही तो आम भारतीय का भोजन है। अब 3 कोर्स क्या होता है, पहले सूप आता है, फिर स्टार्टर आता है, अच्छा, फिर भोजन आता है, फिर मिठाई आती है, फिर पान आता है, इसको कहते हैं 5 कोर्स। तो इस तरह का भोजन किया आपने, फिर रेस्ट कर लिया। इस तरह का भोजन करने के बाद काम कर नहीं सकते, रेस्ट करके शाम को उठे, उसके बाद का कार्यक्रम बताया तो ये इतना लज्जित हो जाएगा कि ये राजनीति से राम राम करना पड़ेगा इनको। ये इस तरह के लोग अगर कोई पार्टी चलाएंगे जिनका ना तो पॉलिटिकल समझ, ना देश की समझ, ना देश के लोगों की समझ, बस एक समझ है कि अगर इनको चलाना हो कि चमचागिरी में कैसे सर्वोत्तम आए, एक किताब लिखे तो बेस्ट सेलर बन सकती है। इनको पता है क्या करना है, इनको पता है कैसे किसको क्या बोलना है। आपने कहीं चर्चा के दरमियान किसी से जिक्र किया था कि कांग्रेस पार्टी में पॉलिटिकल मुद्दों के अलावा कुछ और भी चर्चा होती है कि मटन कहाँ से मिलता है दिल्ली में। मैं आपको पुनः आज बोलता हूँ और पूरी जिम्मेवारी से बोलता हूँ, एक व्यक्ति सिर्फ राज्यसभा में इसलिए है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष को मटन घर पहुंचा देता था, बढ़िया, उसकी यही यूएसपी है। ना उसको ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना सामाजिक ज्ञान है, सिर्फ एक चीज़ पता है कि दिल्ली में मटन सबसे बढ़िया कहाँ मिलता है, और वो पैक करा के वो पार्टी के अध्यक्ष है खड़गे साहब उनको पहुँचा देता था घर पे, इसलिए वो राज्यसभा में पहुँच गए। मैं पुनः कहता हूँ, और वो व्यक्ति सुन रहा है, वो व्यक्ति घबरा रहा है कि मैं कभी जब मेरा मन हो गया मैंने नाम ले लिया तो क्या होगा। किस राज्य से है वैसे, अगर आप बता सकते हैं? छोड़िए ना, आपको भी पता है और आपके तमाम दर्शकों को पता है, और मैं तो आपके तमाम दर्शकों को कहूँगा एआई को भी पता है। एआई से पूछ लेना गौरव वल्लभ ने किसके लिए बोला, एआई नाम दे देगा। तो इसलिए आप और मैं क्यों बोले, पर जब एआई को भी पता है। लेकिन गौरव जी, फिर अगर ये बात है इन लाइटर नोट, तब तो फिर वेजिटेरियन की तो कोई जगह ही नहीं बची। कैसे ये वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का इश्यू नहीं है, ये इश्यू है कि आप समर्पित लोगों को आगे बढ़ाते हो कि मटन सप्लायर्स को। मैं वेज नॉन वेज में नहीं जा रहा हूँ इधर, हो सकता है वो मटन सप्लायर थोड़े दिन बाद चिकन टिक्का सप्लायर बन जाए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, पर अभी तक तो मटन पे ही है फोकस्ड। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका समर्पण, आपके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका ज्ञान, आपका देश के प्रति समर्पण, देश को आगे ले जाने के लिए आपके सुझाव, इनका कोई मूल्य नहीं है। अच्छा, अब जब कांग्रेस की इतनी चर्चा हो रही है, आप बहुत करीब थे क्योंकि आप बहुत अधिक लाइमलाइट में आए थे, वो 5 ट्रिलियन वाले जीरो से लेकर, उसके बाद से आप राहुल गांधी के बहुत करीब पहुंच गए। ये बताइए, आप राहुल गांधी से तो इनफॉर्मल भी मीटिंग करते होंगे जी, घर के अंदर कभी पूजा पाठ करते हुए राहुल गांधी दिखे थे, या फिर पूरे गांधी परिवार? देखिए, मैं ज़्यादा तो मैंने देखा नहीं, और मेरी जब भी मुलाकात हुई सिर्फ उनके जो फर्स्ट रूम है ड्राइंग रूम, उसी में हुई। पर मैंने राहुल गांधी को पूजा पाठ करते 2 दफ़ा देखा। एक बार तो, और दोनों बार गुजरात चुनाव के पूर्व वो मंदिर जा रहे थे, अपनी गोत्र भी बता रहे थे। आजकल गोत्र बताना बंद हुआ है, क्योंकि अब वो
अपने आप को, उस समय वो दत्तात्रेय ब्राह्मण बन गए थे, याद होगा देश को। अब वो अपने आप को ओबीसी का मसीहा बताते हैं, कभी दत्तात्रेय ब्राह्मण बन जाते हैं। गोविंदा भी राजा बाबू में इतने रूल चेंज नहीं करता जितने वो चेंज कर लेते हैं। तो उनका, मैंने आपको बताया ना, उनका कमिटमेंट एक चीज़ पर है ही नहीं। वो आज एक बात कर रहे हैं, जब वो गुजरात में गए, फिर पुष्कर जी गए, आपको याद होगा राजस्थान में, वहाँ उन्होंने अपने आप के लिए दत्तात्रेय ब्राह्मण का घोषणा करी कि मैं दत्तो, और वहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो हमारे एक पद्धति होती है जो पंडित लोग पोथी में लिख लेते हैं। अब वो कुछ और बने हुए हैं, थोड़े दिन बाद कुछ और बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको मैं एक शब्द में ही कहूँगा, अपरिपक्व राजनीतिक। जो 55 साल का हो गया पर अभी तक परिपक्व नहीं हो पाया। तो मेरे पिताजी तो 58 में रिटायर हो गए थे, तो 3 साल बाद तो ये सरकारी नौकरी से पहले रिटायर हो जाते थे। वो अभी तक परिपक्व ही नहीं हो पा रहे, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कोई बोला मैं एटम बम फोड़ दूंगा। अच्छा, आप भी बताओ, आपने सुना था कि नहीं एटम बम? सुना। एटम बम का झटका आपको लगा यहाँ स्टूडियो में, या मुझे लगा, या देश के? क्या एटम बम, किस तरह की बातें करते हैं? ये तो सियासी बयानबाजी है। थोड़ा सीरियसनेस। कभी उनसे जब चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा दो, तो वो एटम बम वाले साइन करके क्यों नहीं दे रहे? बताया आपको क्यों नहीं दे रहे? चुनाव आयोग उनसे मांग रहा है ना लिखित में साइंड कॉपी, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर उसमें गलती हो गई तो भारत की दंड व्यवस्था है, और उनको पता है वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। अगर उसमें आपने लिखित में दिया और फिर आप प्रूव नहीं कर पाए, क्यों नहीं देते? वो लिखित में दे स्टाम्प पेपर में सुप्रीम कोर्ट को, कि वो लिखित में देते हैं कि इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चीन ले गया। क्यों नहीं देते? भग जाते हैं वहां से। अच्छा, जब आप राहुल गांधी से मिलते होंगे या फिर गांधी परिवार से जब आपकी मुलाकात होती होगी, वहाँ कहीं भी सनातन के हिंदू देवी देवताओं की कोई स्थान? मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखा, मैंने कोई चित्र नहीं देखा। किसी की भी कोई चित्र मैंने नहीं देखा, या फिर किसी की भी कोई चित्र मैंने नहीं देखा। अब वो अपने दिल में रखते हो तो पता नहीं, पर मेरे ड्राइंग रूम में आप आओगे तो आपको कम से कम 20 से अधिक देवी देवताओं के चित्र, मूर्ति और उनकी पाठ्य सामग्री मिल जाएगी। तो मैंने नहीं देखी। अब वो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। कभी वो केरला में चले जाते हैं, कभी केरल से एमपी बन जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं, इधर की बात कर लेते हैं। अब इधर रायबरेली से जब एमपी बने तो वो कभी केरला गए उसके बाद? नॉन सिंसियर पॉलिटिशियन है, उनको पता ही नहीं उनको क्या करना है। मैं तो ये कहूँगा कि वो 5-6 साल की छुट्टी ले रहे। मेरा उनको सुझाव, और बहुत सीरियसली सुझाव दे रहा हूँ, और पूरे देश का अकेले भ्रमण करें, ये ड्रामेबाजी ना करें कि 20 किलोमीटर सुबह सुबह चल लिए, फिर 5 स्टार तंबू लगा लिया, वहाँ पे चिकन टिक्के बन रहे हैं, वहाँ पे रात को टिक्का कर लिया, लोगों से गपशप मार ली, सुबह 20-20 किलोमीटर करके एक यात्रा कर ली। वो ड्रामेबाजी ना करें, भारत को समझें, भारत का भ्रमण करें, भारतीय रेल का टिकट लेके करें, लोगों को पूछें, लोगों से बात करें, लोगों को समझें। 5-6 साल ये करें, उसके बाद वापस आए और फिर कुछ बात करेंगे तो कुछ सार्थक बातें कर पाएंगे। तब तक तो आप उधर ही थे। आपने ये बात जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू उन्होंने किया तो उस दरमियान मैं गया ही नहीं। आप बताइए मैं गया क्या भारत जोड़ो यात्रा? मुझे पता है ये ड्रामा। आप बता दीजिए मेरी एक फोटो भारत जोड़ो यात्रा में। मैं सारे दर्शकों को कहता हूँ आप बता दीजिए, क्योंकि उनकी सीरियसनेस ही नहीं है। वो एक तरह से इसको एक गेट टुगेदर और अपनी फिटनेस का सेंटर। गांधी जी यात्रा करते थे तो फिटनेस के लिए नहीं करते थे। गांधी जी की यात्रा भारत को जोड़ने की, अखंडता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए होती थी। वो अपने आप को, वो GANDHI गांधी नहीं है, वो GHANDY वाले गांधी है। पर वो अपने आप को गांधी बनाना की कोशिश कर रहे हैं। पर गांधी का समर्पण, त्याग और गांधी का अनुभव तो लेके आओ पहले। आपने क्या त्याग किया देश के लिए?
आपने क्या ऐसा किया देश के लिए? आपका कौन सा सुझाव, आपकी कौन सी बात, आपका क्या बैकग्राउंड है? आपने कौन से सेक्टर में एक्सेल किया? आपने क्या देश के टॉप एकेडमिक बने? आप देश के टॉप कॉरपोरेट लीडर बने? आपने खेलकूद में देश के टॉप पे पहुंचे? आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला के देश को टॉप पे पहुंचाया? आईटी कंपनी चला के देश को टॉप पे पहुंचाया? अरे आपने तो एक मंत्रालय तक नहीं संभाला आज तक। आपने एक राज्य तक नहीं संभाला, आप देश कैसे संभाल सकते हो? और ना आपकी इच्छा है और ना देशवासी आप पे एतबार कर रहे हैं। वो तो ना इनकी इच्छा है ना देशवासियों की इच्छा है। ये राम मिलाई जोड़ी है हमारी और राहुल गांधी की। ना मैं देशवासी हूँ, आप देशवासी, ना हम सब की इच्छा है ना उनकी इच्छा है। वो तो एंजॉय करते हैं। शाम को जैसे एक गेट टुगेदर किया, उसमें एक पीपीटी दिखा दी कि ये हो गया, गेट टुगेदर ख़त्म हो गया, कल कोई नया मुद्दा ले आएंगे। कोई मान लो दुनिया के कोई कोने में, मान लो अंटार्कटिका में भी जाके कोई व्यक्ति भारत का विरोध करेगा, वो यहाँ पे संसद में खड़े होकर बोल देंगे ये बिल्कुल सही कह रहा है वो अंटार्कटिका वाला। अच्छा, आप बहुत कुछ बता रहे हैं उनके बारे में। बात कहाँ से बिगड़ी आप दोनों की, आपकी और मैं आपको बताता हूँ। लोगों के बीच की? मैं उदयपुर का चुनाव लड़ रहा था और मैंने कांग्रेस पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को कहा कि मैं चुनाव हार रहा हूं। तो बोले क्यों? मैंने कहा कि स्टालिन सनातन को कोरोना बोल रहा है और मेरा वोटर कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी स्टालिन के साथ खड़ी हुई है और इस कारण से मैं चुनाव हार रहा हूं। देश का कोई व्यक्ति सनातन को कोरोना से कंपेयर नहीं कर सकता। पर कांग्रेस पार्टी को मैंने कहा आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो कि हम इस बात से एग्री नहीं करते। किसी ने नहीं करी, स्टेटमेंट छोड़ के मीडिया बाइट नहीं दी, क्योंकि वो खुद बिलीव करते हैं। फिर मैंने कहा कि भगवान राम के मंदिर का आपको निमंत्रण मिला है, आपको उस मंदिर के शिलान्यास में, उस मंदिर के जो कार्यक्रम में, भगवान राम के मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम में आपको जाना चाहिए। और मैंने ये भी कह दिया था कि अगर आप नहीं गए तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, ये भी मैंने बोला था। सनातन को गालियाँ साहब मैं तो दूंगा नहीं, प्रभु श्री राम के लिए अपशब्द ना तो मैं दूंगा ना सुनूंगा। तीसरी बात, सुबह से शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली ना तो मैं दूंगा ना सुनूंगा। और मैंने उनको कहा ये बात कि आप 4 बजे मुझसे गालियां दिलवाने की चेष्टा करते हो एक व्यक्ति को, और मैं नाम लेता हूँ अडानी को, और 6 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उससे वहाँ रेड कारपेट करके ऐसे खड़े हैं उसके सामने हाथ जोड़ के। ये कौन सा मापदंड है? 4 बजे आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, 6 बजे रेवंत रेड्डी वहाँ ऐसे खड़ा है अडानी साहब के लिए। और मैं रेवंत रेड्डी और अशोक गहलोत को गलत नहीं मानता, उनको अपने राज्य में निवेश चाहिए तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दूंगा। आप टाटा को गाली राहुल गांधी जी दे रहे, अडानी को दे रहे, अंबानी को दे रहे, गोदरेज को दे रहे। देश में जो भी वेल्थ क्रिएट करता है उसको गाली दो। मैंने कहा ये नहीं होगा। चौथी बात, और मैंने याद दिलाया उनको, मैंने कहा साहब मैं तो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति तो नहीं हूँ, पर मेरे पिताजी कहते थे कि जब इंदिरा गांधी जी जिंदा थी तो उनका नारा था जात पर ना पात पर वोट लगाओ, मोहर लगाओ हाथ पे। मैंने कहा आप उस नारे को ही भूल गए। आप तो लोगों से जाति पूछते हो, कैमरामैन से उसकी जाति पूछते हो, एडिटर से उसकी जाति पूछते हो। ये जाति वाली राजनीति तो देश में किसी ने नहीं की, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ने नहीं करी। आप सिर्फ जातियां पूछ पूछ के लोगों को बांटने का काम करते हो, और आपके पास किसी के लिए, एक मिनट, आपके पास किसी के लिए वेलफेयर का एजेंडा नहीं है। कोई पार्टी कोई जाति के लिए एजेंडा नहीं है। आप तो सिर्फ लोगों को बांट रहे हो। कभी पहले कोशिश की धर्म के आधार पे बांटो, अब धर्म के आधार पे नई बात बन रही
तो अब जातियों के आधार पे बांटो, इसको ये ओबीसी है, ये वो। अरे क्या आप कहाँ, आप देश के विकास की बात क्यों नहीं कर सकते? देश में रोजगार का सृजन कैसे होगा, इसकी बात एक बार की आपने? देश 7% से 10% जीडीपी ग्रोथ कैसे हो, इसकी बात करी कभी आपने? देश के युवाओं की शिक्षा कैसे आगे मजबूत हो, क्या इसका सवाल पूछा आपने? आपने हमेशा संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी पर, गृह मंत्री अमित शाह जी पर निजी टिप्पणियां करी। गौरव जी, आपने जब ये फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी से अब नाता टूटना है, तो आपको रोकने की कोशिश की किसी ने? हाँ, किस मनाने के दरमियान क्या कभी गांधी परिवार के सदस्यों ने बिल्कुल। फोन किया? क्या कुछ एश्योर कर रहे अब थे? वो छोड़ दीजिए, पर मैं कह रहा हूं बिल्कुल करी, पूरी ताकत लगाई। पर मैंने अचानक नहीं किया संतोष जी, ठोक बजा के बता के किया। और कई चीज़ें जीवन की ऐसी होती है जो अनकम्प्रोमाइजेबल होती है, जिसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकता। और मेरे लिए भारत देश और मेरा धर्म, मैं किसी धर्म के आधार पे किसी व्यक्ति पे टिप्पणी नहीं करता, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं किसी धर्म के आधार पे मैं ये भी नहीं कहता कि मेरा धर्म बेटर है, आपका खराब है, या आपका बेटर है। पर आप ये बोलो कि मैं बहुत सर्वोच्च हूँ, तुम खराब हो, मैं ये सहन नहीं करूँगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास करता हूँ, जिसमें सभी धर्मों का भारत का संविधान बराबर लेवल का सम्मान करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई सनातन को कोरोना बोल के निकल जाए और एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी मुख दर्शक बनी भी घूमती रहे। अभी एनसीपी के नेता ने कितनी घटिया बातें हिंदू धर्म के लिए बोली। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने उसके लिए कोई टिप्पणी करी? और अगर करेगा तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अब जब आप मन बना के बीजेपी में शामिल हुए, तो आपकी मैं दो लोगों से चर्चा की बात करना चाहता हूँ। कभी संबित पात्रा जी से मुलाकात हुई और चर्चा उस दरमियान वो लाइटर नोट में या फिर किस नोट में कैसे हुई कि भाई तूने डिबेट में जा रहे थे तो ट्रिलियन का जीरो तो याद कर लेना चाहिए था? देखिए, मेरी मुलाकात उनसे हुई, पर इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई। और अब वो भी स्वयं भी लोकसभा से सांसद है, और मैंने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बात उन्होंने रखी, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। इस दरमियान कभी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात जी, उनसे किस तरीके की बातचीत कैसे रही? मतलब इसको लेकर क्या उन्होंने कुछ? नहीं, मैं सिर्फ अपने इश्यूज़ पे मैंने बात करी। और मुझे एक चीज़ जो भारत के प्रधानमंत्री में मुझे देखने को मिली, और मुझे गर्व है कि मैं उस देश का सिटीज़न हूँ, उस देश का वोटर हूँ जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं उनसे बात करने गया तो मुझे लगा है आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, पर जब तक मैंने अपनी बात को समाप्त नहीं किया उन्होंने, और मैं बात मेरी निजी नहीं, मैं तो क्या मैं देश के लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो बात की। जब तक मैंने अपनी बात को विराम नहीं लगाया, उनके पास पूरा समय देश के विकास की बात को सुनने के लिए था। मुझे इस बात का बेहद गर्व है, बेहद संतोष है कि देश के प्रधानमंत्री के पास देश की बात करने के लिए और सुनने के लिए पर्याप्त समय है। आप जितना चाहो ले लो। ये इस और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, और जिन्होंने पारंपरिक परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को घर बैठा दिया है। और मैं कह रहा हूँ हमेशा के लिए घर बैठ गए। आने वाले समय में भी परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति जो लोग भी कर रहे हैं, देश में जो लोग भी कर रहे हैं, मैं आज पॉलिटिकल बात ज़्यादा नहीं करूँगा, वो घर बैठने का उनका समय आ गया। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री जी खड़े होकर कहते हैं कि 1 लाख युवाओं को मैं राजनीति में लाऊंगा जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो ये युवा जो आएंगे वही भारत को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। अब जब गौरव
वल्लभ की बात होती है तो गौरव वल्लभ अर्थशास्त्री भी हैं, राजनीति में हैं। अगर ये राजनीति के सबसे टॉप पोस्ट पे अर्थशास्त्री पहुंच जाए तो वहाँ वो क्या कुछ करना चाहेगा जो कि अभी किस नज़र से देखना चाहिए? देखिए एक देश ने एक बार एक अर्थशास्त्री को राजनीति के टॉप पोस्ट पे पहुंचाया था और अनुभव बहुत ख़राब रहा। तो मैं इस पे अभी आज टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा मेरे में जितनी शक्ति है, जो मेरे को आता है, वो भारत माँ को समर्पित है और जीवन पर्यंत रहेगा। क्योंकि इस मिट्टी ने मुझे इतना दिया संतोष जी, इस देश ने मुझे इतना दिया है, मतलब अगले 100 जन्म तक भी मैं इस देश का कर्ज नहीं चुका पाऊँ। मैं जो मेरे को समझ आता है वो मैं काम करता हूँ और पॉजिटिव वे में काम करता हूँ। कई चीज़ों में सफलता मिलती है, कई मेरे आइडियाज़ एकदम बेकार होते हैं, मैं ये भी स्वीकार करता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक आइडिया भी रिमार्केबल हुआ तो देश को उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। तो क्या मैं करना चाहूँगा, कैसे करना चाहूँगा, मैं एक राजस्थान का हूँ, वहाँ एक कहावत भी है, आपका उत्तर उस कहावत से भी देना चाहता हूँ कि आज उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कहावत कहती है कि बुआ जी रे मूछा वेती तो फूफा जी कहलाता। मतलब अगर बुआ जी के मूछे होती तो फूफा जी कह देते। अभी उसके बारे में क्यों बात करें कि बुआ जी फूफा जी है कि फूफा जी बुआ जी है, तो बाद में कभी करेंगे। पर हमेशा मेरा कंट्रीब्यूशन देश के लिए रहेगा और आत्मसंतुष्टि इस बात की है कि बहुत बड़ा तो नहीं कर पाया, पर दिल में चेष्टा रखी, इस बात की संतुष्टि। बहुत बड़ा तो कोई कंट्रीब्यूशन देश के निर्माण में या देश की प्रगति में नहीं कर पाया, पर सोचा, उस बात की संतुष्टि। तो गौरव वल्लभ ने जिस तरीके से एक अर्थशास्त्री के तौर पर, एक इंसान, एक भारतीय के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को के मन में भी जो सवाल होंगे वो सवाल एक बार आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। अगली बार जब गौरव वल्लभ से हम बात करेंगे इनसे, तो उन सारे सवालों का जवाब हम देंगे। धन्यवाद संतोष जी। बहुत साफगोई से इन्होंने अपनी बात रखी और बिल्कुल बताया किस तरीके से जब वो विपक्ष में थे तब उनकी स्थिति कैसी थी, किस तरीके से अपनी बात रखते थे, जब अब सत्ता पक्ष के साथ आए, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं, यहाँ पर किस तरीके से देश, किस तरह से अर्थव्यवस्था को किस तरह से अपनी राय रखते हैं उस परिषद में। इन सारी बातों को बहुत ही बखूबी आपने रखी। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके संतोष जी, मुझे भी आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।